प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जय क्लासेस पर। कल हमने आपको भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में जानकारी दी थी। आज हम प्रारंभ से इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और किन किन चरणों से ऊपर आया। एक बार बोर्ड मार्क करा दो, बस यहाँ तक बोर्ड है और इधर ठीक है और इधर ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला चरण आपको भारतीय इतिहास, किसी भी इतिहास का या भारत के इतिहास का जानने के बारे में पहला चरण मैंने आपको बताया था प्राग ऐतिहासिक काल। इस दूसरा हिस्सा इसी में बताया था, इसी का हिस्सा करा था कैसा, इसी के मैंने हिस्से करे थे प्राग ऐतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, ठीक है। दूसरा करा था आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा हिस्सा जो था वो था ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं किसी को। तो जो प्राग ऐतिहासिक काल है ये वो काल है जिसमें इतिहास के लिखे जाने का कोई प्रमाण प्राप्त हमें नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसा साक्ष्य जिसके आधार पर हम इतिहास की व्याख्या करें। ठीक, तो इसके आधार पर जो इतिहास है वो दो भागों में टूट गया था बच्चों। एक भाग चला गया था प्रस्तर काल या पत्थर काल या पाषाण काल। आपकी बात सही, सेम थिंग है सारी की सारी बातें। और दूसरा जो भाग चला गया था वो चला गया था ताम्रकाल। मैंने बताया था कि इसकी जो डेट है वो फिक्स नहीं है कि ये कितने टाइम पीरियड से शुरू हुआ है, कहां तक है ये फिक्स है। तो मैंने बताया था कि अज्ञात से और कहां तक। तो इसके तीन हिस्से हो गए थे बच्चों। इसका प्रथम हिस्सा था पुरा पाषाण काल, दूसरा हिस्सा था मध्य पाषाण काल, और तीसरा हिस्सा था नवपाषाण काल। ठीक है। अब जो ये पूरा पाषाण काल है, कल मैंने आपको शायद ना बताया हो कि हिस्ट्री मुझे यही से शुरू करनी थी। पूरा पाषाण काल के भी तीन हिस्से हुए। जो पूरा पाषाण काल है पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया गया। इसके तीन हिस्से किए गए। तो एक हिस्सा किया गया पूर्व, एक हिस्सा किया गया पूर्व, ये पूर्व जो पूर्व का हो जाएगा पूर्व पुरा पाषाण काल, और दूसरा हिस्सा हो जाएगा मध्य पुरा पाषाण काल, और तीसरा हिस्सा हो जाएगा नव पुरा, इसको उत्तर ही बोल देते हैं, उत्तर पुरा पाषाण काल। ध्यान दो, मैंने जो पूरा पाषाण काल है इसी के तीन हिस्से कर दिए। एक हिस्से को बोल दिया पूर्व पुरा पाषाण काल, एक मध्य पुरा पाषाण काल और एक उत्तर पुरा पाषाण काल। मैंने इसके बारे में बोला था कि अज्ञात से 8,000 ईस्वी पूर्व तक का है। यह बात मैंने पूरा पाषाण काल के बारे में कही। ठीक है, इसके तीन हिस्से किए गए। तो जो ये हिस्सा है पूर्व पुरा पाषाण काल, इसको 25 लाख ईस्वी पूर्व से 1 लाख ईस्वी पूर्व का काल रख लो। जो बात मैंने यहां नहीं कही इसके बारे में, स्टार्टिंग होने के बारे में, वो मैं यहां कहता हूं। 25 लाख ईस्वी पूर्व से 1 लाख ईस्वी पूर्व का जो काल है उसे पूर्व पुरा पाषाण काल कहा गया। ठीक है, अगर अर्थ के सिस्टम के आधार पर हम समझ के चले, अर्थ के मौसम के आधार पर, अर्थ की स्थिति के आधार पर जब चले, तो बच्चों ये वो काल है जिसे हिमकाल कहते हैं। हिमकाल से क्या तात्पर्य आप समझिए।
इस टाइम पीरियड में अर्थ का अधिकतम भाग जो था वो जमा हुआ था। इस कारण से ये काल जो था आदमी के या मनुष्य के जीवन का सबसे संघर्षपूर्ण समय था, क्योंकि वनस्पति थी लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। तो यहाँ जो जीवन संभव था मनुष्य का वो बहुत संघर्ष भरा था, वो शिकार पर निर्भर करता था पूरी तरह से। ठीक है, अगर आप बात करेंगे आग की खोज, तो आग की खोज पाषाण काल में ही हुई है। और कौन से पाषाण काल में? पूरा पाषाण काल में आग की खोज यही हुई है, पूरा पाषाण काल में, लेकिन नियंत्रण नहीं था उस पर मनुष्य का। तो ये जो समय था 25 लाख से 1 लाख तक के जीवन में, इसमें आदमी का जीवन पूरा अव्यवस्थित था। और जो जिस प्रजाति से आधुनिक मानव आज विकसित हुआ है, होमो सेपियंस, वो यहाँ विकसित नहीं हुई थी। यहाँ का जो मानव था वो होमो सेपियंस प्रजाति का नहीं था। ठीक है, तो ये जीवन जो था हिमखंड अत्यधिक होने के कारण और पूरे बर्फ से घिरे होने के कारण वनस्पति बहुत थोड़े भाग पर थी। इस कारण से जीवन कठोर, जीवन शैली पूरी तरह से गतिशील, कोई स्टैटिकल स्थिति नहीं थी आदमी की, और पूरा सिस्टम जो था आदमी का मूवमेंट की स्थिति में था, और अव्यवस्थित जीवन शैली थी, कोई व्यवस्था तब तक स्थापित नहीं हुई थी। जैसे ही पूर्व पूरा पाषाण काल से आप मध्य पाषाण काल में आएंगे, तो ये टाइम पीरियड, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये 1 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व का आ जाएगा। और होगा ये कि इस 25 लाख से 1 लाख और 1 लाख से 40,000 में आते आते जो पृथ्वी की आर्द्रता है वो कम हो जाएगी, आर्द्रता कम और जलवायु गर्म हो जाएगी। जब आर्द्रता कम होगी और जलवायु गर्म हो जाएगी, तो होगा ये कि जितने ग्लेशियर है वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे और जो वनस्पति है उसका क्षेत्र बढ़ेगा। और यहाँ तक आते आते आदमी के जीवन की संभावनाओं को स्थायित्व मिलना शुरू हो गया, और वो शिकार की ओर से कुछ अत्यधिक भाग उसका अब वनस्पति पर निर्भर होना शुरू हो गया, और उसने कंदमूल खाना शुरू कर दिया। ठीक है, और जैसे ही वो मध्य पुरा पाषाण काल से उत्तर पुरा पाषाण काल में जाएगा, इससे मैंने कहा 1 लाख से 40,000, और ये 40,000 से 10,000 और 9,000। आपकी जानकारी के बता दूं कि 10,000 और 9,000 एनसीईआरटी 9,000 ईस्वी पूर्व का काल कहती है। ये पूरा पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल, ये नवपाषाण काल। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं जहां मैं लेकर आया इसे, कहां से कहां तक मैंने लिखा है 25 लाख से 9,000 ईस्वी पूर्व। कल भी मैंने बताया था 10,000 लिखा हुआ, कल मैंने या 8,000 लिखा हुआ, कल मैंने 8,000 लिखा हुआ, 11 से 8,000। तो ये जो इतना टाइम पीरियड है ये मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। और यहाँ आते आते वो मनुष्य की वो प्रजाति विकसित हुई जिससे हम और आप जन्मे हैं, यहाँ होमो सेपियंस। मनुष्य की जिस प्रजाति का फिलहाल का स्वरूप का विद्यमान है होमो सेपियंस प्रजाति, वो उत्तर पूरा पाषाण काल में विकसित हुई। ठीक है, और यहां आकर मनुष्य ने आगे की खोज कर ली। याद रखें, अब यहां और इस काल में अंतर आएगा, यानी पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल का अंतिम टाइम पीरियड चल रहा है, उत्तर पूर्व पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आग की खोज तो कर ली थी, लेकिन आग पर नियंत्रण नहीं था। ठीक है, इस कारण से उसका प्रयोग इस काल में मनुष्य खोज के बाद भी नहीं कर पाया, और ये इतना पीरियड आपका हो गया। मैंने पूरा पाषाण काल के नीचे करके आपको बता दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। ठीक, ये मैटर आपका समाप्त हो गया, इसे मैं रफ कर देता हूं। अब मैं चलूंगा, पूरा पाषाण युग समाप्त हो गया, तो आप आगे मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद आप पहुंचे मध्य पाषाण काल। ये 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व का काल है। 4,000 ईस्वी पूर्व का काल। इस काल में क्या हुआ, जिस आग की खोज आप मनुष्य ने पूरा पाषाण युग में कर ली थी, यहां उस आग पर नियंत्रण पा लिया।
नियंत्रण एवं उपयोग। ठीक है, यहां मनुष्य ने आते आते क्या कर लिया कि उस आग पर नियंत्रण पा लिया कि कैसे उसे कितनी मात्रा में किस तरह से प्रयोग किया जा सके, और दूसरा उसका उपयोग कि आग का क्या प्रयोग है जो मानव जीवन को सुगम बनाएगा। यानी कि जिस मांस को यहाँ तक व्यक्ति कच्चा प्रयोग कर रहा था, यहाँ तक आते आते उस मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ एक बड़ा और सही प्रयोग हुआ, वो ये हुआ कि पशुपालन शुरू हो गया। ठीक है, इस काल में जो है पशुपालन शुरू हो गया। मनुष्य ने शिकार के साथ साथ उन जानवरों की पहचान कर ली जो उसके लिए किसी प्रकार से हानिकारक नहीं थे, प्लस उसके साथ जीवन शैली को सरल करने के लिए काम में आ सकते थे। जिनमें क्या क्या हो गया, जिनमें आपकी हो गई गाय, बैल, ठीक है, घोड़ा भी यहां नहीं है, ऊंट, ठीक, बकरी, इन सब जानवरों का पशुपालन शुरू कर दिया। आवश्यकता पड़ने पर इनसे काम लिया जाता, इसे मीट के तौर पर प्रयोग किया जाता। आकस्मिक अगर शिकार नहीं मिल रहा तो इसे प्रयोग। यहां से क्या हुआ कि जीवन में स्थायित्व भी हुआ, मनुष्य में स्थायी निवास की भावना का विकास हुआ और छोटी बस्तियों का निर्माण भी इस काल में होगा। ठीक है, अगर पूरा पाषाण काल को आप समझेंगे तो पूरा पाषाण काल आपको तीन नदियों के क्षेत्र में मिलेगा। एक है सोन नदी घाटी क्षेत्र। ये सोन नदी जो है ये सिंधु की सहायक नदी है। एक है बेलन घाटी क्षेत्र, ये बेलन नदी का घाटी क्षेत्र है। ठीक है, बेलन घाटी क्षेत्र आपसे पूछ सकता है। और तीसरा क्षेत्र है नर्मदा। इन तीन क्षेत्रों से पाषाण कालिक प्रमाण आपको प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर मनुष्य के अस्थिपंज हड्डियों का कंकाल और उसके साथ साथ उसके द्वारा पालन किए जाने वाले पशुपालन की स्थिति और उसके द्वारा की जाने वाली कृषि। ठीक है, अभी यहाँ इस काल में कृषि नहीं आई सर, अभी हम मध्य पाषाण काल में। ठीक है, लेकिन मैंने तीनों की स्थिति बताई कि वहाँ से तीनों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, डाउट नहीं यहाँ तक। तीसरा आ गया नव पाषाण काल। टाइम पीरियड यहाँ लिखा हुआ है 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व। यहाँ पशुपालन शुरू हो गया था, इस काल में कृषि प्रारंभ हो गई। ठीक है, भारत में इस काल का उत्तर प्रदेश की जगह है मैदहा, उत्तर प्रदेश के मैदहा से। इस काल के सबसे प्राचीन नर कंकाल प्राप्त हुए। ठीक है, कृषि आ गई, स्थायी निवास, और ये ग्रामीण, यहां ध्यान रखना कि ये सभ्यता या क्षेत्र जो है छोटे गांव की पद्धति प्रारंभ होगी। यहां से ये हुआ कि इन लोगों ने संगठित होकर छोटे छोटे गांव और जमीन पर अपने स्थायी निवास को आधार बना लिया और कृषि प्रारंभ कर दी। ठीक है, इस काल के लोगों की एक विशेषता और थी, इनका जितना भी मैंने तीनों घाटी क्षेत्र बोला, तीनों घाटी क्षेत्र में ये लोग वास कर रहे हैं। इनकी विशेषता ये थी कि ये अपना निवास पहाड़ी क्षेत्रों में और नदियों किनारे बना रहे थे। जितना भी नव पाषाण काल का अदरवाइज मध्य पाषाण काल का आपको क्षेत्र मिलेगा तो वो पहाड़ी क्षेत्र प्लस नदियों के आसपास के, इसी कारण से नदी घाटी क्षेत्र में इनके होने के प्रमाण मिले। ठीक है, लेकिन एक विशेष समस्या ये आई कि इस काल तक कोई धातु नहीं था मनुष्य के पास, इस कारण से वो कृषि नहीं कर पा रहा था सही स्तर पर। ये कृषि शुरू हो गई थी यहाँ, लेकिन उसके पास खुदाई करने के धातु के सही औजार नहीं थे। औजार न होने के कारण इस काल में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से अगर यहाँ पहुँचे हम ताम्रकाल में, तो इसी चीज़ में विकास आ जाएगा। ठीक है, तो इस काल में कृषि हुई, पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि हुई, लेकिन कृषि हो रही थी झूम खेती।
कभी कृषि यहाँ कर ली, स्थान बदल लिया, फिर कृषि वहाँ कर ली, फिर कृषि का स्थान बदल लिया, फिर वहाँ कर ली। कम से कम खुदाई और ज़मीन को कम से कम खोद कर जो खेती करी जा, उसके प्रयोग के आधार पर ये लोग खेती कर रहे थे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पहुँचेंगे ताम्रपुर, देखिए 4 हटाए जा रहे हैं और ये 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व का काल है। यहाँ आते आते मनुष्य ने अपनी प्रथम धातु खोजी, क्या चीज? तांबा, इसीलिए इसे ताम्रकाल कहा जाए। और जब इसने तांबा खोज लिया तो तांबे को खोजने के पश्चात अब कृषि में तेजी आई और मनुष्य ने कुछ औजारों का प्रयोग करा और बुद्धि का विकास भी हुआ। वो औजारों का प्रयोग अगली सभ्यता में करेगा मनुष्य। ठीक है, अब इस ताम्रकाल अथवा आप कह सकते हैं नवपाषाण काल, ताम्रकाल अथवा नवपाषाण काल के आते आते एक स्थिति हो गई कि जो मनुष्य है पहाड़ियों पर नदियों के किनारे बसा हुआ था और उसे वहां जल कृषि अथवा अपने पीने के लिए सुगमता से मिल रहा था, उस जल में कमी आ गई, नदियों के जल के में कमी आई। और नदियों के जल में जब कमी आई तो मनुष्य पहुंचा एक ऐसे स्थान पर जहां उसे जल, ये वाला हिस्सा बच्चों समाप्त हो गया, जहां उसे जल सरलता से मिल जाए, और सरलता से मिलेगा वहां जो नदियों का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होगा। हमारी बात, ऐसा क्षेत्र जो नदियों का बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो। तो यही मनुष्य जो लोग ताम्र सभ्यता के लोग थे, यही पहुंचे ऐसे स्थल पर जहां उसे सरलता से जल मिल रहा था, जल की अधिकता थी कृषि के लिए। और ताम्र सभ्यता के लोगों ने आकर, या ताम्र काल के लोगों ने पहुंचे और पहुंच गए सिंधु सभ्यता के अंदर, और सिंधु सभ्यता में इन्हीं लोगों ने बसाए नगर। नगर को स्थापित करने में सफल हुए। बोलो बात समझ में आई क्या बात? मैंने पूरा पाषाणकालीन, सॉरी नवपाषाणकालीन और ताम्रपाषाणकालीन, ताम्रकाल के जो लोग थे उन्हें पहाड़ी से नीचे उतार कर धरातल की ओर ले आया। उसका फैक्ट ये हुआ कि ऊपर पानी कम हो गया था और पानी की स्थिति के लिए ये लोग नगर स्थापित करने के लिए धरातल पर आए, और धरातल के उस क्षेत्र में आए जो नदियों से अत्यधिक प्रभावित था या नदियों का बाढ़ क्षेत्र था, और इन्होंने वहां नगर स्थापित कर लिए। यही लोग थे, क्योंकि ये तांबा पहले से जानते थे, और तांबे के साथ इन्होंने क्या मिला लिया? टिन, और इन्होंने बनाया कांसा। ठीक है, और जैसे ही कांसा आया, कांसे के आते ही कृषि में एक बड़ी क्रांति आई। यहां इन लोगों ने और बुद्धि का विकास हुआ। इन्होंने लकड़ी का हल बनाया, और इनकी तुलना में इनकी जो कृषि थी वो काफी उन्नत थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ताम्रकाल में भी गेहूं, जौ, मटर, दालें थी कुछ। ठीक है, कुछ किताबें इस काल में कपास का प्रमाण देती है, लेकिन कपास की जो विकसित कृषि हुई वो यहां हुई। जब इस काल में आप पहुंचेंगे तो कपास की विकसित कृषि आपको मिलेगी। ठीक है, ये सब चीजें तो यहां आई ही, उसके साथ साथ कपास की विकसित और उन्नत और व्यापारिक कृषि की गई। इस कपास का प्रयोग बाहर के देशों में भी इस काल में करेंगे। ठीक है, तो जैसे इस काल तक मनुष्य पहुंचेगा तो इस काल में मनुष्य के पहुंचने के प्रमाण के आधार पर यह देखा गया कि मनुष्य ने बनाए नगर। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री में वापस चलते हैं। 2-4 बातें हैं जिनके बारे में वापस जाकर बात करते हैं कि एग्जैक्टली इन सब चीज़ों को मैंने बताया था कि कुछ प्रमाण मिले। तो जो पूरा पाषाण काल का सबसे पहला प्रमाण मिला वो 1863 में एक व्यक्ति हुए, रॉबर्ट। ये पाषाण काल की बात कर रहा हूं बच्चे, ध्यान रखना। पाषाण काल का पहला प्रमाण रॉबर्ट हुक, ये व्यक्ति हुए भारत में। ठीक है, जिन्होंने भारत में प्रमाण दिया कि भारत के इस क्षेत्र में ये खुदाई की जाए और यहां से पाषाणकालीन प्रमाणों का विषय खोजा। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत में पाषाणकालिक की खोज किसने करी और कब करी? 1863 में रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, बोल भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बात करते हैं भारत, वापस आते हैं सिंधु सभ्यता की। तो भारत में ये हुआ कि 1826 में
चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने मिट्टी के उभरे हुए टीले के बारे में जिक्र किया जो हड़प्पा था, और उसने कहा कि इस मिट्टी के टीले में जरूर कोई ना कोई राज छुपा हुआ है और इस पर क्यों ना हम रिसर्च की जाए। सबसे पहले इसने जिक्र किया, लेकिन चार्ल्स मेसन की बात को नेग्लेक्ट कर दिया गया, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जब विशेष ध्यान नहीं दिया गया तो 1856 में पाकिस्तान के क्षेत्र में, जो वर्तमान पाकिस्तान है, उस समय का तो भारत था, वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में कराची से लाहौर तक एक ट्रेन की लाइन बिछाई जा रही थी, और उस लाइन को बिछाने के दौरान वे लोग धरातल को एकसार करने के लिए खुदाई कर रहे थे, और उस खुदाई के दौरान वहां से मानव कंकाल और कुछ ऐसी चीजें निकली जो लगता था कि प्राकृतिक है। तो तब उन्होंने सरकार को वैधानिक तौर पर इसकी सूचना दी, और जब सरकार को इसकी वैधानिक तौर पर सूचना दी गई तो इसी के आधार पर 1921 में, नाम है राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने सबसे पहले स्थल को खोदा और इस स्थल को खोद के ये स्पष्ट करा कि यहां एक नगर है। ठीक है, समझ में आई? सॉरी, ये तो दयाराम साहनी है, ये दयाराम साहनी है, थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ये है दयाराम साहनी। इसके बाद आएंगे 1922 में आएंगे राखलदास बनर्जी, और उन्होंने खुदाई करी मोहनजोदड़ो की। ठीक है, जब भारत में ये सिस्टम चला तो ये सब कुछ भारत में पुरातत्विक विभाग के सर्वेक्षण के आधार पर चला। भारत का खुदाई पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था जिसने भारत में इन सब कार्यों को क्रियान्वित किया, और इस पूरे प्रोग्राम के चलते हुए 1924 में 1922 हो गया, 1924 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा घोषणा कर दी गई। क्या घोषणा की गई बच्चों? यह एक नगरीय सभ्यता है। 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने घोषणा कर दी कि जिस सभ्यता को आपके दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने खोजा है, जिसको उस समय के भारतीय पुरातत्व विभाग ने खोजा है, वो वास्तव में एक नगरीय सभ्यता है, और उस पर स्वीकृति की मोहर लगा दी कि इस प्रकार से एक हमने नई सभ्यता खोजी है जो एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, तो तब से अब तक अगर आप जाने तो ये पूरी सभ्यता के लगभग 1000 से अधिक स्थल संपूर्ण भारत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत और अफगानिस्तान तक खोजे गए हैं। ठीक है, कितने बताए मैंने? 1000 से अधिक हुआ। ये समझ में आ रही बात? और जब ये 1000 से अधिक इसके स्थल खोज लिए, और इन स्थलों को खोजने के आधार पर यह पाया गया कि इसमें 1000 स्थल तो खोजे, लेकिन 6 ही प्रमुख नगर है। केवल 6 को प्रमुख नगर की संज्ञा दी गई। किस किस को? एक आपका हड़प्पा, एक आपका मोहनजोदड़ो, एक कालीबंगा, एक चनहुदड़ो, एक आपका लोथल, और एक हरियाणा का। हरियाणा में कौन सा है? हाँ, धोलावीरा हरियाणा में पड़ता है क्या? धोलावीरा नहीं, अभी मैं धोलावीरा लिख देता हूँ।
बताता हूँ। ये जो हड़प्पा स्थल था ये उस समय के सिंध प्रांत का स्थल ही था हड़प्पा। वो हड़प्पा के नाम से बोला था सिंध का प्रांत। ठीक है, जब खुदाई हुई तो उसी के नाम के स्थान पर इस नगर का नाम हड़प्पा रख दिया गया। और ये भी स्थल उस समय के मोहनजोदड़ो प्रांत से बोलता था। इसका जिक्र तो वैदिक ऋग्वेद में भी है, कुछ और नाम से इसका जिक्र है, लेकिन ये वैदिक ग्रंथों में भी है। तो ये 6 प्रमुख नगर है, लेकिन और जो अन्य स्थान है उनकी खुदाई। एक इसके बारे में क्या कहा गया, उसके बारे में कहा गया कि ये क्षेत्रफल है इसका 12,99,600 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो एक ट्रायंगल की शेप। इसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्र है, लेकिन ये ट्रायंगल। एक्सेप्टेड सवाल क्या बनेगा, इसके सबसे अधिक जो क्षेत्र है, सबसे अधिक स्थल जो खोजे गए वो गुजरात में खोजे गए। ये आपसे, ठीक है। और क्या बनेगा इसका, आपसे पूर्वी नगर, पश्चिमी नगर, उत्तरी नगर और दक्षिणी नगर पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका पूर्वी नगर बच्चों आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर, ठीक है। हाँ, ये मेरठ में ही है सर, ये मेरठ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, पश्चिमी नगर जो है इसका, बिल्कुल ठीक, ये है सूत कांगेडोर। कहां पड़ेगा ये, ठीक है। और इसका जो उत्तरी नगर है वो है मांदा, ये पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र। और सबसे जो दक्षिणी क्षेत्र है वो है दाइमाबाद, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। पहले ही मैं बता चुका हूं कि इसके आपके स्थल जो है वो संपूर्ण भारत, पाकिस्तान के सिंध प्रांत, और अगर आप इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से तुलना करेंगे तो ये मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता से क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ी है। ठीक है, और यहाँ से एक्सेप्टेड सवाल आपसे क्या पूछ सकता है बच्चों, यहाँ से आपसे जानना चाह सकता है किस स्थल से क्या प्राप्त हुआ। जैसे आपसे पूछ सकता है, जब इस सभ्यता में आप पाएंगे तो आप ये देखेंगे कि मोहनजोदड़ो जो है यहाँ से शवों को जलाने की सभ्यता, जलाने के प्रमाण मिले, और यहां से शवों को दफनाने के। एक्सेप्टेड सवाल है, आपसे पूछ सकता है भाई, एक क्षेत्र दोनों, इन दोनों को जुड़वा राजधानी, इस पूरी सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानी कहा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि किन 2 नगरों को दूसरे की 2 राजधानी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा इस क्षेत्र से, इससे आपको मिले कहीं के जुते हुए खेत के। ठीक है, और उसके अलावा आपसे कई बार एक्सेप्टेड सवाल पूछ लेता है कि कहां से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए। ठीक, कहां से मिले, हाँ सही है, अस्थि पंजर जो है वो सुरकोतदा से मिले। आपसे पूछ सकता है चावल के प्रमाण कहां से मिले, तो चावल जो है बच्चों वो रंगपुर एवं लोथल। आपसे पूछ सकता है इस सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा है, तो लोथल है। बंदरगाह जो होगा वो होगा लोथल। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि इस सभ्यता में जो ये पूरी नगरीय सभ्यता थी, इसमें ऐसा कौन सा नगर है जिसके अंदर जो नगर व्यवस्था थी, सड़कें की व्यवस्था थी, जो मुख्य द्वार था, वो केवल एक ही नगर है 6 के 6 नगरों में से जिसके द्वार, मुख्य द्वार जो था वो मेन रोड पे खुलता है। तो लोथल ही एकमात्र नगर है जिसके मकानों के जो गेट है वो सीधे मुख्य द्वार पर खुलेंगे, वरना इन बाकी के पांचों में ये व्यवस्था है कि एक मुख्य सड़क है, उस मुख्य सड़क से कुछ छोटी सड़कें जाएंगी और उन छोटी सड़कों
के द्वार ही इन मकानों पर खुलेंगे। यानी कि जो मकान है वो मुख्य सड़क से दूसरी दिशा में मुख करके बनाए गए हैं। ठीक है, यहाँ से एक प्रमाण मिलते हैं कि जितने भी शव अगर आपको दफनाने की प्रमाणिकता मिलेगी कहीं, तो सारे के सारे शव आपको नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण दिशा में सर और पैर करके दफनाए गए मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही आप कालीबंगा पहुंचेंगे तो कालीबंगा है ये ऐसा स्थल है जहां स्त्री और पुरुष एक साथ दफनाए जाने की व्यवस्था है, जिनके आधार पर आप ये कह सकते हो कि इसका मतलब है कि यहाँ सती प्रथा व्यवस्था थी। प्रमाण है जब स्त्री पुरुष एक साथ दफनाए गए तो हो सकता है कि इस सभ्यता में ये व्यवस्था हो कि स्त्री पुरुष के मरने के पश्चात सती होती हो। ठीक है, लेकिन ये पूरी सभ्यता जो है मातृ प्रधान है, तो ऐसा भी हो सकता है कि स्त्री के मर जाने के पश्चात पुरुष को स्वाभाविक मृत्यु का अवसर दिया जाता हो। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसका लिखित प्रमाण नहीं हमारे पास, तो ये तो अनुमान है दोनों के साथ मिले। पर ये पूरी की पूरी जो सभ्यता है ये मातृ प्रधान है। इस पूरी सभ्यता में स्त्री ही प्रमुख थी परिवार की। ये हमने इस आधार पर जाना कि इस सभ्यता से सबसे अधिक स्त्री की प्रतिमा मिली। तो ये स्पष्ट होता है कि इस काल में ये जो सभ्यता थी वो स्त्री सत्तात्मक थी। ठीक है, इसी आधार पर ये दोनों शव एक साथ दफनाए गए, तो ये भी प्रमाणिक है कि हो सकता है कि सती प्रथा हुई हो, पर हो सकता है कि पुरुष का स्वाहा हुआ हो तो पुरुष प्रथा होगी हो। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये चार चीजें यहाँ से इस काल से आपको 3-4 प्रमाण मिलेंगे शिव के होने के। ठीक है, क्या क्या प्रमाण है? एक तो इस काल में आपको सैंदव सभ्यता के काल की बात कर रहा हूं आपसे मैं। सैंदव सभ्यता के काल में एक मिली है आदि योगी। आदि योगी जो कहते हैं वो शिव को कहते हैं। ठीक है, आदि योगी की मूर्ति मिली है। एक ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें एक व्यक्ति योग की अवस्था में बैठा हुआ है और आदि योगी शिव को कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा शिव के नंदी की पूजा की जाती थी। कुछ वृक्षों की पूजा के प्रमाण भी मिले हैं। ठीक है, मात्र सत्तात्मक होने का कारण है इस काल में स्त्री पूजनीय थी। ये सारे के सारे प्रमाण इस काल के आपको दिए गए हैं। मैं मान के चलता हूं कि यहां तक आपको कोई डाउट, कोई समस्या नहीं होगी और मान लो कि सिंधु सभ्यता आपके समझ में पूरी तरह से आएगी। ठीक है, लोथल ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां, सॉरी लोथल नहीं, वो धोलावीरा है। धोलावीरा ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो सारे के सारे नगर है वो 3 चरणों में बांटे गए थे। ठीक है, एक मुख्य हिस्सा नगर का और एक बीच का हिस्सा जिसमें मुख्य हिस्सा था जिसमें राजवंशी जो उच्च कुल के लोग थे, बीच वाले हिस्से में वो लोग जो उनकी तुलना में कुछ निम्न वर्ग के थे, और तीसरा हिस्सा जो था वो ऐसा था जिस हिस्से में बाहर की ओर 4 दीवारी नहीं करी गई थी, खुला था, उसमें अति निम्न वर्ग के और जो लोग थे वो उसमें रहते थे। ठीक है, तो यहाँ धोलावीरा में ये किया गया कि इसमें दो ही चरण बनाए गए, एक उच्च कुल के लिए और एक निम्न वर्ग के लिए। प्लस में जो बाहरी स्थल था उसकी भी 4 दीवारी थी, सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो मान के चलूँ कि ये नगरीय व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। आपसे एक्सेप्टेड सवाल बन सकता है, आपसे ये भी जान सकता है कि इसके दूसरे नाम क्या है। काफी समय तक इसके 2 नाम रखे गए, हड़प्पा सभ्यता अथवा मोहनजोदड़ो सभ्यता, लेकिन अभी हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही आपको एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, और क्या है, और यहाँ से क्योंकि इस सभ्यता में मैंने आपको एक धातु बनाकर दिखाई कि इसमें टीन और तांबा दोनों मिलकर कांसे का निर्माण करते हैं, इस कारण से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, बोलो कोई डाउट है क्या? समझ में आया? ठीक, आगे बढ़े फिर। ठीक है, तो इसके बाद कल मैं आपकी, आज मैंने आदि ऐतिहासिक काल, मैंने कहा इस काल में इसे आदि ऐतिहासिक कहते हैं। आदि ऐतिहासिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस काल में जो लिखावट है उसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका। इस काल की भाषा के बारे में आपसे एक्सेप्टेड सवाल पूछ सकता है, तो इस काल की जो भाषा है उसे भाव चित्रात्मक भाषा कहते हैं। ठीक है, भाव चित्रात्मक इसलिए कि कुछ निशान हैं, चिन्ह हैं और कुछ प्रतीक है पक्षियों के। ठीक है, कुछ अलग प्रकार के सिंबल्स प्रयोग करेंगे। ये पूरी की पूरी जो भाषा है ये चित्र प्लस सिंबल्स की है। जैसे आप सिंबल्स, ऐसे सिंबल्स प्रयोग करते हैं, ये सब आपका सिंबल ही तो है। ये सिंबल किसको बता रहा है? रुपये को बता रहा है। ये सिंबल डॉलर को बता रहा है, तो उनके भी प्रतीक है। अब वो प्रतीक क्या कह रहा था ये आप सीक्वेंस के आधार पर नहीं समझ पा रहे, इस कारण से उस भाषा को अब तक कोई पढ़ नहीं सका। भाव चित्रात्मक है, इसी कारण से आदि ऐतिहासिक कहा गया कि इतिहास को लिखा तो मिल सके लेकिन कहीं
प्रमाण नहीं। अब बात करते हैं कि इनके प्रमाण मिले कहाँ कहाँ से। मैंने आपको बताया 3 तो मैंने नदी घाटी क्षेत्र बताए थे आपको, किससे? पूरा पाषाण काल से। अगर इस काल की हम बात करें, इस काल के क्षेत्र इन नगरों से 6 नगरों से प्रमुख तौर पर मिले हैं, ठीक है। और पूरा पाषाण काल का एक प्रमुख क्षेत्र आपका जो है वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा, जहाँ से आपको वहाँ के होने के प्रमाण मिले या कुछ लिखित प्रमाण मिले। पूरा पाषाण काल के भी कुछ दीवारों पर पेंटिंग, एक सबसे अभी हाल फिलहाल में ही हुआ विश्व की सबसे प्राचीन जो पेंटिंग है वो एक सूअर की है, ठीक है। एक दीवार पर सूअर का चित्र बना रखा है, उसे सबसे प्राचीन माना गया, ठीक है। और वो पाषाण कालिक है, ठीक। कहाँ है वो भीमबेटका की गुफा में है। और भीमबेटका की गुफा कहाँ है? कहाँ है? देखकर सोचकर मुझे बताना, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, ठीक है। रफ कर दूँ? चलो इसके बाद हम चलेंगे वैदिक पीरियड की ओर। वैदिक पीरियड के बारे में हम कल बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपने इस लेक्चर को इतने ध्यान से देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।